नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत में जब जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं ना, यानी ये चुनाव चाहे गुजरात के विधानसभा चुनाव हो या फिर भारत में दरअसल लोकसभा के चुनाव हो, जब जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं ना, तब से गुजरात के दंगों की बात जो है अचानक तेज हो जाती है। गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए, आज जो है इसको लेकर के काफी वक्त बीत गया, करीब करीब 22 साल हो गए हैं। लेकिन 22 साल में, इन पिछले 22 सालों में जब कभी भी गुजरात में चुनाव होते हैं या फिर देश में चुनाव होते हैं तो गुजरात दंगों का मुद्दा जरूर उठाया जाता है। हालांकि दंगों का मुद्दा उठे, डिबेट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह कि क्या इसके पीछे कोई एजेंडा होता है? क्योंकि भारत में गुजरात के दंगों से पहले बहुत दंगे हुए हैं। मेरठ, मलियाना और देश भर में, पश्चिम बंगाल में, देश के हर हिस्से में, करीब करीब बिहार में, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। लेकिन आज देश उन दंगों को याद भी नहीं करता। उसमें से बहुत से दंगे ऐसे हैं जिनमें दरअसल ठीक से जांच भी नहीं हुई। अब आप दिल्ली में सिखों का नरसंहार ही ले लीजिए। 1984 में दिल्ली में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, आज भी उसमें जो कल्प्रेट हैं उनको पूरी तरह से सजा नहीं हुई है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो दंगों का मुद्दा जरूर आ जाता है। हालांकि इसके पहले यह मुद्दा जब जब उठाया है विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, और विशेषकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए, तब उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन क्या इसीलिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या छद्म रूप से इस बार किसी और को यह एजेंडा उठाने का जो है वो ठेका दिया गया है? जी हां, कोई और इस एजेंडे को उठाए, कोई पार्टी सामने ना आए। क्या यह एजेंडा है? समझ गए होंगे आप। हम बात कर रहे हैं बीबीसी, जी हां, बीबीसी की बात कर रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं जो उसने गुजरात दंगों पर बनाई। हालांकि भारत में इसको तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस विवादित फिल्म को, विवाद हुआ, विदेश मंत्रालय ने कहा यह प्रोपेगेंडा फिल्म है। उसके बाद इसे कई प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। लेकिन इसको हटाने के बाद देश में कई जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग हो, उसको लेकर कई जगह कांग्रेस, कई जगह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, स्टूडेंट विंग सक्रिय हो गए हैं कि इस फिल्म को तो दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि इस फिल्म में गुजरात दंगों के लिए सीधे सीधे एक तरह से नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है, गुजरात दंगों की जब भी बात होती है तो गोधरा में कार सेवकों को जो जिंदा जलाया गया, करीब 60 कार सेवकों को, उसकी कोई बात नहीं करता। इसी तरह से इस डॉक्यूमेंट्री में भी यही हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट्री में भी बड़े आसानी से, बहुत जल्दी में कुछ रेफरेंस देकर जो है, गोधरा में जो कार सेवक जलाए गए उनका रेफरेंस देकर निकल गए और पूरी फिल्म जो है यह बना दी कि देखिए दंगे हुए, दंगों में कुछ कार्रवाई नहीं और कैसे नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह एजेंडा इस बार बीबीसी के मार्फत आया। मुझे अच्छी तरह से याद है, बीबीसी, हम जब पत्रकारिता की पढ़ाई करते थे, जब हम युवा पत्रकार थे, तो बीबीसी विश्वसनीयता का दूसरा नाम था। इसमें कोई दो राय नहीं। या हमको लगता था, मुझे नहीं मालूम, बहुत रिसर्च करेंगे तो शायद पीछे इसके पहले बीबीसी क्या करता था मैं नहीं जानता, लेकिन बीबीसी विश्वसनीयता का दूसरा नाम था। लेकिन इधर बीते कई सालों में बीबीसी एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाने वाला एक जो है वो मीडिया संस्थान बनकर रह गया, और खास करके भारत के खिलाफ। आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैं आपको याद भी दिला रहा हूं, और आप चाहें तो आप YouTube पर जाकर कश्मीर का सच नाम से जो मेरा प्रोग्राम था, आप उसको देख सकते हैं। जब 2019 में, साल 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया, तो किस तरह से भारत के खिलाफ कश्मीर में झूठी फेक न्यूज की बाढ़ आ गई थी। और इन फेक न्यूज, भारत के खिलाफ कश्मीर में को लेकर के जो लोग फेक न्यूज फैला रहे थे, उनमें बीबीसी भी शामिल था। और इसी डीडी न्यूज पर हमने बीबीसी की कई फेक न्यूज का भंडाफोड़ किया था,
कई फेक न्यूज बीबीसी की थी, हमने बर्स्ट की थी। और दुनिया में इसके पहले भी और इसके बाद भी कई बार पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि बीबीसी की फेक न्यूज जो है वो बर्स्ट हुई हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, एजेंडा, प्रोपेगेंडा या फिर झूठ का पुलिंदा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, आज मेरे जो मेहमान है वो थोड़ी देर से जुड़ेंगे। उसके पहले मैं आपको कई चीजें इस फिल्म को लेकर दिखाना चाहता हूं और बीबीसी को लेकर दिखाना चाहता हूं। हम क्यों कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा या झूठ का पुलिंदा है। आज सुबह मैंने सबसे पहले एक विजय पटेल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर हैं, मैंने उनका सुबह ट्वीट देखा। आप ये ट्वीट देखिए उनका, और अपने इस ट्वीट में विजय पटेल ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। विजय पटेल ने यह लिखा कि दरअसल जलियांवाला बाग में, आपको याद होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने वहां गोलीबारी की थी, सैकड़ों निर्दोष लोगों को, निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया था जलियांवाला बाग में। तो विजय पटेल लिखते हैं बीबीसी की इस कंट्रोवर्सी पर कि जलियांवाला बाग में जिसने दरअसल गोली चलाने का आदेश दिया वो एक ब्रिटिश अफसर था, लेकिन जिन्होंने गोलियां चलाई वो भारतीय सिपाही थे जो ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश पुलिस के अंडर में काम करते थे। गोलियां चलाने वाले जो भारतीय थे, लेकिन आदेश देने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। और आज भी विजय पटेल लिखते हैं यही हो रहा है, गोलियां चलाने वाले यानी एजेंडा सेट करने वाला बीबीसी है और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले भारतीय हैं। और जब मैं ये कहता हूं ना, बीबीसी का जब मैं कहता हूं कि प्रोपेगेंडा एजेंडा है, तो उसके बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूं, मैं इस पर घंटों कार्यक्रम कर सकता हूं, लेकिन आपको कुछ प्रमाण देता हूं। आप ये देखिए, बीबीसी, मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, बीबीसी आतंकी हमला करने वाले को क्या लिखता है, गनमैन, अजमल कसाब को बंदूकधारी, आतंकवादी नहीं लिखता बीबीसी। गौर से देखिएगा, मैं बीबीसी का एक एक एजेंडा आपको दिखा रहा हूं कि भारत विरोधी एजेंडा कैसे है, प्रोपेगेंडा कैसे है। अजमल कसाब को बीबीसी कहता है कि गनमैन है। गजब है, एक आतंकी, निहत्थे निरपराध लोगों को मारने वाला गनमैन। और यही बीबीसी है आयरलैंड में, जब कोई बंदूक उठाता है तो उसको आतंकी कह देता है, लेकिन भारत में जो बंदूक उठाता है उसको गनमैन कहता है। अब आप दूसरा एजेंडा देखिए, बीबीसी का एक और एजेंडा आपके सामने एक्सपोज करता हूं, कोविड को लेकर। जब भारत में लॉकडाउन लगता है तो बीबीसी क्या रिपोर्ट करता है, बीबीसी लिखता है कि पीएम मोदी डिड नॉट कंसल्ट बिफोर लॉकडाउन। कैसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी एजेंडा है कि भैया भारत में कोविड आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी से कंसल्ट नहीं किया लॉकडाउन लगाने के से पहले। और उसके बाद देखिए, जब यूरोप में लॉकडाउन लगता है तो क्या लिखता है, लिखता है लॉकडाउन इन यूरोप सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ। ब्रिटेन, यूरोप में जब लॉकडाउन लगता है तो लाखों लोगों की जिंदगी बच जाती है। और भारत में जब नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लगाते हैं तो बीबीसी कहता है किसी से कंसल्ट ही नहीं किया। यह एजेंडा है इनका, यह एजेंडा है, समझिए। तो यह बीबीसी का एजेंडा है। अब आपको मैं दिखा देता हूं, स्कॉटलैंड के एक मंत्री हैं, बीबीसी किस तरह की रिपोर्टिंग करता है। आपको सिर्फ एक ट्वीट दिखा रहा हूं, मैंने कहा मैं आपको दर्जनों ऐसे ट्वीट दिखा सकता हूं। स्कॉटलैंड के मंत्री, उनके सलाहकार जो हैं, वो बीबीसी की फेक न्यूज को एक्सपोज कर चुके हैं। ये देखिए, चीन को किस तरह से कोरोना वायरस को लेकर, चीन को, जी हां, चीन के पक्ष में बीबीसी किस तरह से प्रचार कर रहा था, स्कॉटलैंड के मंत्री ने उस प्रचार को ध्वस्त करा। ये एक ट्वीट है, मैं ऐसे 50 देख सकता हूं। तो यह है एजेंडा, प्रोपेगेंडा, झूठ का पुलिंदा। आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, मैं आपको आज कुल 4 रिपोर्ट दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक रिपोर्ट। इस एजेंडे को बर्स्ट करना जरूरी है। हालांकि बड़ी बात यह कि भारत में, जैसे मैंने बताया ना, कि गोली चलाने का आदेश देने वाला एक ब्रिटिश था, लेकिन गोलियां चलाने वाले भारतीय थे। तो आज भी यही हो रहा है। बीबीसी एक फिल्म लेकर आया, इसको बढ़ाने वाले कौन है, भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं। कुछ भारतीय और कुछ पाकिस्तानी हैं इस एजेंडा को बढ़ाने वाले। इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट देखिए पहले। इसको लेकर जो विवाद हो रहा है, उस विवाद में आज क्या हुआ, क्योंकि आज तो राहुल गांधी भी सर्टिफिकेट दे दिया इन्होंने ब्रिटिश फिल्म को। हालांकि कांग्रेस में AK एंटोनी, जो बड़े नेता, उनके बेटे ने कहा
ये भारत विरोधी जो है मानसिकता है, अगर बीबीसी की इस फिल्म को हम सही मानेंगे। आइए रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 2002 के गुजरात दंगों का एजेंडा एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार ये एजेंडा, ये प्रोपेगेंडा बीबीसी लेकर आई है। बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर 2 कड़ियों में डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये वही गुजरात के दंगे हैं जो गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाने के बाद शुरू हुए। वही दंगे जिनको लेकर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। वही दंगे जिनको लेकर कांग्रेस और यूपीए सरकार ने दशकों तक सीबीआई सहित तमाम जांच एजेंसियों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगा दिया। पर सारी ताकत और जांच में कांग्रेस सरकार और जांच एजेंसियां दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकी। इसके बावजूद कांग्रेस लगातार गुजरात के चुनावों में और 2014 के लोकसभा चुनावों में गुजरात दंगों को मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाती रही। लेकिन लोगों ने कांग्रेस को और कांग्रेस के एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की भूमिका को सिरे से नकार दिया। पर इसके बावजूद भारत में मोदी विरोधी बीबीसी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि आज राहुल गांधी ने भी बीबीसी के प्रोपेगेंडा को सत्य का सर्टिफिकेट दे दिया। The truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. हालांकि अमेरिका के विदेश विभाग ने बीबीसी की फिल्म को कोई भाव ही नहीं दिया और साफ कह दिया कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी संसद में कह चुके हैं कि वो बीबीसी की फिल्म से सहमत नहीं हैं। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. इस बीच ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने भी बीबीसी को इस फिल्म के लिए निशाने पर लिया। ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की आलोचना की। हालांकि कश्मीर से लेकर केरल तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता लगातार बीबीसी की प्रोपेगेंडा फिल्म के समर्थन में उतरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ए.के. एंटोनी के बेटे और केरल कांग्रेस के बड़े नेता अनिल एंटोनी ने बीबीसी की इस फिल्म का विरोध किया है। अनिल एंटोनी ने ट्वीट किया, भाजपा के साथ गंभीर मतभेदों के बावजूद जो लोग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर और ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों का समर्थन करते हैं और उनके विचारों से ताल्लुक रखते हैं, वे भारतीय संस्थानों पर खतरे को तरजीह दे रहे हैं। जैक स्ट्रॉ को इराक युद्ध के पीछे का मस्तिष्क माना जाता है। अनिल एंटोनी ने कहा कि ऐसे विचारों से समर्थन जताना हमारी संप्रभुता को कमजोर करेगा। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से कहीं पर इसका विरोध, कहीं समर्थन। कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी इसको सत्य का सर्टिफिकेट दे देते हैं और कांग्रेस के एक नेता ए.के. एंटोनी के बेटे कहते हैं कि ये जो साम्राज्यवादी मानसिकता है ना, ये उस साम्राज्यवादी मानसिकता का समर्थन करना होगा। और आज इसी तरह का ट्वीट जो आज वरिष्ठ नेता जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा जो लोग सुप्रीम कोर्ट को ना मानकर दरअसल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सत्य मानते हैं, वो दरअसल आज भी उसी मानसिकता की, हमारे अंग्रेज जो हैं, गोरे जो हैं, हमारे मालिक हैं, वो उसी मानसिकता से ग्रस्त लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस फिल्म को लेकर कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। इस फिल्म में बड़ा कुछ चीजों को ढक दिया गया है, दिखाया ही नहीं गया। क्या क्या एक्शन हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, उसको ढक दिया गया है। एक तरफा चीजें दिखाई गई हैं। यह तक नहीं बताया गया कि गोधरा में दरअसल क्या कुछ हुआ था, गोधरा को लेकर किस तरह की चीजें हुई थी, कार सेवकों को किस तरह से जलाया गया था, वो सब क्या था। वो मामला बहुत 2-3 लाइनों में कह के निकल गए। और इसके अलावा जो जो कार्रवाई उस वक्त हो रही थी,
या फिर जो दरअसल नानावती कमीशन बैठाया गया, जो जांच हुई, उन जांच पर से पूरा पर्दा डाल दिया गया। लेकिन इसमें एजेंडा किसका चला? इस फिल्म के पात्र समझिए। जब आप इस फिल्म के पात्रों को समझ लेंगे तब आपको यह एजेंडा भी समझ आ जाएगा। इस फिल्म के एक बड़े पात्र जो हैं वो हैं जैक स्ट्रॉ। जैक स्ट्रॉ, और ये वही जैक स्ट्रॉ हैं जिनको ब्रिटिश संसद ने बाकायदा, जिनको ब्रिटिश संसद ने जिनकी ब्रांडिंग की थी झूठा कह के। देखिए ये रिपोर्ट। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसे एजेंडा, प्रोपेगेंडा यूं ही नहीं कहा जा रहा। ऐसा कहने के पीछे कई कारण है। इस फिल्म में जो पात्र हैं, यानी जिनके बयान लिए गए हैं, जरा उनका इतिहास खंगालिए। लगभग सभी वो लोग हैं जिन्हें जाना ही जाता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ना कोई एजेंडा चलाने के लिए। इनमें ज्यादातर लोग भारत की प्रोपेगेंडा वेबसाइट वायर और 2014 के बाद से भारत के लोकतंत्र और भारत की सहिष्णुता पर सवाल उठाने वाली अंग्रेजी पत्रिका कारवां से जुड़े हैं। और एक और वेबसाइट है न्यूज क्लिक, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने के बाद ये वेबसाइट लगातार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब आइए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रमुख किरदार की तरफ। ये हैं ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ। ये वही जैक स्ट्रॉ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 2003 के इराक युद्ध के पीछे इन्हीं का दिमाग था। दरअसल जैक स्ट्रॉ ने इराक को लेकर एक फर्जी डॉजियर तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि इराक में सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, लेकिन आज तक ये हथियार बरामद नहीं हुए। इसलिए साल 2015 में जैक स्ट्रॉ को ब्रिटेन की संसद में लायर यानी झूठा कहकर उनकी ब्रांडिंग की गई। जैक स्ट्रॉ गुजरात दंगों पर ब्रिटिश हाई कमीशन की जांच को सही ठहराते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत की सुप्रीम कोर्ट गलत है। वैसे यह कोई संयोग नहीं बल्कि एजेंडा ही है कि बीबीसी की इस एजेंडा डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद जैक स्ट्रॉ भारत की प्रोपेगेंडा वेबसाइट वायर पर इंटरव्यू देते नजर आते हैं। तो आपने देखा, जो लोग जिनको ब्रिटिश संसद कहती है, ब्रांड करती है कि ये झूठे हैं, उनके एजेंडे को लेकर इस पूरी फिल्म को बनाया गया, उनके एजेंडे को लेकर आगे बढ़ाया गया है। और एक दिलचस्प बात और है, सिर्फ भारत में नहीं लोग कह रहे हैं कि बीबीसी एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहा है, बल्कि ब्रिटेन के अंदर लोग कह रहे हैं कि बीबीसी की ये फिल्म पत्रकारिता के जो मापदंड है उनके खिलाफ है। ब्रिटेन में इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीबीसी एजेंडा पत्रकारिता कर रही है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इन दिनों ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी की आलोचना के साथ साथ खूब मजाक भी बन रहा है। यह तस्वीर वायरल है जिसमें एक मां अपनी छोटी सी बेटी से कह रही हैं, अगर तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ोगी तो बड़ी होकर बीबीसी की रिपोर्टर बन जाओगी। इसे मजाक समझकर हंसा भी जा सकता है, पर मामला इतना हल्का भी नहीं। एक दौर था जब बीबीसी विश्वसनीयता का दूसरा नाम था, पर आज बीबीसी की विश्वसनीयता खतरे में है। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की फिल्म को सही नहीं मानते। इस बीच ब्रिटेन में ही बीबीसी की इस फिल्म की जांच की मांग हो रही है। बीबीसी के खिलाफ ब्रिटेन में ऑनलाइन याचिका लगाई गई है। याचिका में बीबीसी पर अपने कर्तव्यों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है, बीबीसी संपादकीय निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। इसमें कहा गया है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन गलत प्रोपेगेंडा पत्रकारिता का उदाहरण है। बीबीसी की सीरीज जानबूझकर अपने दर्शकों को गलत सूचना देती है। बीबीसी की सीरीज एजेंडा संचालित रिपोर्टिंग और संस्थागत पूर्वाग्रह का उदाहरण है। एजेंडा रिपोर्टिंग और पूर्वाग्रह विश्व स्तर पर बीबीसी की विशेषता बन गई है। बीबीसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 2 बार लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ एक झूठी कहानी बना रहा है। अब तक इस याचिका पर 3000 से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं।
बीबीसी को ना आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है सहमत नहीं हूं इस फिल्म से। दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर इस फिल्म को लेकर आवाज उठ रही है, लोग कह रहे हैं ये पत्रकारिता नहीं है, एजेंडा सेटिंग है, और बीबीसी इसके लिए पिछले कई सालों से इसीलिए बदनाम हो रहा है, और बीबीसी की विशेषता बन गई है एजेंडा पत्रकारिता करने की। ये ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कुछ लोग हम पर आरोप लगा सकते हैं, तो मैं बात कर दूं, ये साफ कर दूं। अब एक और दिलचस्प पक्ष जो है इस पूरी कहानी का समझ लीजिए, बीबीसी की इस फिल्म का समझ लीजिए। क्या बीबीसी की इस फिल्म का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? पाकिस्तानी कनेक्शन, जी हां, बीबीसी की इस फिल्म का पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। वो कनेक्शन भी आपको जानना जरूरी है। क्या है बीबीसी की इस मोदी विरोधी गुजरात दंगों को लेकर बनी फिल्म का पाकिस्तानी कनेक्शन? देखिए इसमें। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या कोई पाकिस्तानी एंगल भी है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या है ये एक बार भी मुद्दा उठाया एक पाकिस्तानी पत्रकार ने। अब बीबीसी की फिल्म में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले एक बड़े पात्र का परिचय भी जान लीजिए। ये पात्र हैं भारत की लेखिका अरुंधति रॉय। ये वही अरुंधति रॉय हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकी यासीन मलिक के साथ अक्सर नजर आई हैं, और जो खुलेआम कहती हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो एजेंडा प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं? पाकिस्तान से लेकर भारत में कौन कौन लोग इस एजेंडा प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। इसी पर आज दो टूक होगा। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं एजेंडा, प्रोपेगेंडा या झूठ का पुलिंदा। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनाई है उसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि दरअसल ये फिल्म को भारत में फिलहाल सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने कहा था ये एक एजेंडा प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो इसीलिए जो है इसको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर जो फैसला दिया था उसके खिलाफ जाकर ये फिल्म काम कर रही थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को लेकर के इस तरह की आशंका है कि इस फिल्म से एक बार फिर से भारत में जो माहौल है उसको खराब किया जाने की कोशिश है, साजिश है, चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले। यही सब कारण है, लेकिन फिर भी हम तमाम सवाल उठाएंगे। और मेरा दो टूक में आज का जो सवाल है वो आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल है गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी विरोधी एजेंडा, प्रोपेगेंडा या झूठ का पुलिंदा। ये मेरा सवाल है। जी हां, सवाल फिर सुनिए। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी विरोधी एजेंडा, प्रोपेगेंडा या झूठ का पुलिंदा। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव हैं, सीपीआई के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव जी। मेरे साथ आदिश सी अग्रवाल हैं, अध्यक्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं इस सवाल पर भी आऊंगा, मुझे इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुहिन जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये जो इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, क्या ये सीधा सीधा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या उस पर हमला नहीं है? ठीक है, ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म हो सकती है जैसा हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया और मैंने तो बड़ी तहकीकात करी, तो ये प्रोपेगेंडा एजेंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल है कि बैन क्यों करना है? चलने देते, क्या फर्क पड़ता है? नमस्ते अशोक जी। देखिए अशोक जी, ये एक बहुत ही बदला हुआ भारत है। अब हमारे पास वो समय नहीं है, वो धैर्य नहीं है कि हम एक फॉल्स एजेंडा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ध्वस्त कर दिया है, उस पर वापस हम अपने आप को ड्रैग होने दें। तो एक बात तो ये है कि आज हम बहुत तीव्र गति से अपने टारगेट्स की ओर बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक टारगेट्स होंगे, बाकी टारगेट्स होंगे, और आज की तारीख में हमारे पास वो पेशेंस नहीं है कि हम उस पर जाए। दूसरी बात आप देखिए कि इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे तीन जो है बहुत ही शरारतपूर्ण एजेंडास थे। नंबर एक, इस देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाना। आज भी जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, अगर आप ऑफिशियल आंकड़े जितने लोग मरे थे उन दंगों में उस पर जाएं तो 75% मुसलमान थे, तो 25% हिंदू भी थे। लेकिन एक स्पष्ट रूप से जितने अंश देखे हैं उस डॉक्यूमेंट्री के, स्पष्ट तौर पर ऐसा जताने की कोशिश की गई थी कि एक कम्युनल एंगल था और केवल उसमें एक कम्युनिटी को क्षति पहुंची थी। एक तो ये बिल्कुल गलत। दूसरा, देखिए हमारे जुडिशियल सिस्टम पर सीधा एक तरह से संशय पैदा करने की कोशिश की गई है सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद। और बार बार इस केस में यूपीए के दौरान, एक निर्मम यूपीए के दौरान जो हर तरह से मोदी जी को घेरना चाहती थी, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी तरह से इन चार्जेस से मुक्त किया है, तो मेरे ख्याल से एक जुडिशियल सिस्टम पर संशय पैदा करने की कोशिश थी। और तीसरा, आज भारत और यूके एक बहुत ही मजबूत अपनी जो एक इक्वेशन है उस पर खड़ा है। आज हो सकता है संभवतः बहुत जल्द हम FTA साइन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। ये भारत और यूके के मधुर संबंधों को खराब करने की कोशिश थी। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें लगा कि इसको ब्लॉक करना उचित है, इसमें गलत क्या है? ओके, बीबीसी को 1970 में इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए ब्लॉक किया था, हमने तो एक वीडियो ब्लॉक किया है। 2004 में, अगस्त 2004 में यूपीए सरकार ने गुजरात दंगों पर ही एक फिल्म आई थी फाइनल सॉल्यूशन, उसको बैन किया था। और कारण यही थे कि उसकी मंशा थी समाज में दंगा भड़काने की, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की। तो मेरे आज के भारत के पास ये वक्त नहीं है कि हम बार बार अपनी सफाई दें। हमारे जुडिशियल सिस्टम को विश्व भर में विश्वसनीयता प्राप्त। मैं आपका इनिशियल कवरेज देख रहा था, जस्ट अपनी ओपनिंग रिमार्क समाप्त करने के पहले ये एक फाइनल बात कहना चाहूंगा। मैं दाद देता हूं आपकी कि आपने एक पाकिस्तानी एंगल भी इस पूरी साजिश के पीछे आपने उसका पर्दाफाश किया है। मैं आपको आग्रह करूंगा कि अगले 1-2 दिन में यह भी पता लगाइए कि कहीं कोई कांग्रेसी एंगल तो नहीं था। आपको याद होगा पिछले मई में राहुल गांधी लंदन की यात्रा पर गए थे, जेरेमी कॉर्बिन के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी। जेरेमी कॉर्बिन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही विवादित व्यक्ति रहे।
और उस समय उन्होंने कुछ उटपटांग बयान दिए थे कि भारत में हर जगह पर केरोसिन छिड़क दी गई है, बहुत आग लगेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई कनेक्शन है या नहीं, ये मेरा आपसे आग्रह है कि अगले 1-2 दिन में इसकी भी जांच आप करके हमें बताएं। जरूर तुहिन जी हम ये करेंगे, और मैं आपको ये बता चुका हूं, मैं इससे पहले मैं विवेक जी के पास जो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इसी डीडी न्यूज पर कश्मीर में जब मैंने इसका पहले भी जिक्र किया, जब 370 हटाई थी तो बीबीसी ने किस तरह से कश्मीर को लेकर फेक एजेंडा चलाया था, वो हमने कश्मीर का सच कार्यक्रम में बार बार दिखाया। और मैंने ये चुनौती भी दी, अगर बीबीसी को या किसी को लगता है कि हमने बीबीसी को की फेक न्यूज जो बर्स्ट की है वो सही है, तो हमने तो चुनौती भी दी, आइए हम पर मुझ पर केस ठोकिए अगर आप में दम है तो। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं बीबीसी लगातार फेक न्यूज भारत को लेकर फैलाता है, और इसीलिए मैंने कहा इसके पीछे एक पाकिस्तानी एंगल है, बड़ा साफ दिख रहा है। लेकिन जो आपने कांग्रेस की बात की, हो सकता है अभी जांच होगी तो धीरे धीरे चीज आएगी, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि कांग्रेस ये एजेंडा बार बार उठाती रही लेकिन जनता से पिटती रही, तो हो सकता है कि इस बार छद्म रूप से जो है कांग्रेस ने सोचा हो कि हम पीछे रहें, बीबीसी को आगे किसी और लोगों के आगे, ये हो सकता है। इसको जांच में कई चीजें, मैं बस इस वजह से कह रहा हूं कि दरअसल ये बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है वो केरोसिन छिड़कने का प्रयास ये है। नहीं वो ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और जानकारी दे दूं, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊं। मैंने आज के कार्यक्रम में कांग्रेस को आमंत्रित किया था कि आइए इस डिबेट में, कांग्रेस ने कहा नहीं हम इस विषय पे कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी ने क्या बोला और अनिल एंटोनी ने क्या बोला, ये आपके सामने है। विवेक जी क्या कहेंगे आप इस फिल्म को लेकर के, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म क्या सही है, सच है? और जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तो पक्ष में नहीं है कि इस फिल्म को रोकना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है फिल्म में सच दिखाया गया है? नहीं, दो चीजें हैं इसको मैं सबसे पहले पत्रकारिता के लहजे से देखना चाहूंगा। हमारे जितने प्राइवेट चैनल्स आजकल चल रहे हैं, अक्सर जिनको मेजॉरिटी में जो नोएडा की फिल्म सिटी में है, और अब तो एनडीटीवी भी जो है वो अक्वायर हो गया है साहब अडानी साहब के द्वारा, तो टोटल कैपिटलाइजेशन है, तो जनता ने एक टर्म निकाला उसके लिए गोदी मीडिया। लेकिन मैं इस टर्म का समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूं हर पत्रकार और चैनल को आप खुली छूट दीजिए, वो जो भी दिखाना चाहे, जो भी बोलना चाहे बोले, जनता तय करेगी, और अगर गलत ज्यादा दिखाएंगे, ज्यादा एजेंडा सेट करेंगे तो अपने आप जूते पड़ेंगे, ये मेरा मानना है। तो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए स्टैंड करता हूं। हर पत्रकार को, हर फिल्म मेकर को, हर चैनल को ये फ्रीडम होनी चाहिए, अशोक श्रीवास्तव को भी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने व्यूज को ब्रॉडकास्ट करें। अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है तो इतना किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? कोई डरने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने अपने डर को, अपने गिल्टी कॉन्शियस को जाहिर कर दिया, जानबूझ करके उसको बैन कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये डरते हैं कि फिर से हमें उत्तर देना पड़ जाए। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला चीज, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसको ढाया गया, कोर्ट ने बाद में किसी को अक्यूज नहीं माना, लेकिन जनता तो पूछती है ना सर कि अगर वहां पे उमा भारती की तस्वीरें थी, अशोक सिंघल की तस्वीरें थी, लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीरें थी, इतने सारे लोग थे, चैनलों पर जाकर के बाल ठाकरे साहब कहते थे कि अगर शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो मुझे फक्र है इस बात पे, फिर भी हमें आज तक नहीं मालूम पड़ा साहब कि किसने तोड़ दी बाबरी मस्जिद, हु डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद, नोबडी नोज। उसी तरीके से गुजरात में दंगे हुए, हजारों मुसलमान मारे गए, लेकिन साहब अक्यूज को पकड़िए। और कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस वक्त था, आप व्यक्तिगत तरीके से जाकर के दंगे इंस्टिगेट कर रहे थे, ये नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं या आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेंसर किया था चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, कहा था राजधर्म निभाएं, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का गोवा का अधिवेशन हुआ था तो उसके अंदर बाकायदा इस विषय के ऊपर डिबेट हुई थी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का ये वक्तव्य का ये व्यू पॉइंट था द चीफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है साहब कि एक डॉक्यूमेंट्री आ गई और उस डॉक्यूमेंट्री से कम्युनल दंगे फैल जाएंगे। नहीं, इस देश के अंदर राम मंदिर का डिसीजन कोर्ट ने लिया, देश के मुसलमानों ने प्रेम पूर्वक, रेस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट किया है और उसको माना है। मैच्योर्ड कंट्री है। ओके, मैं आपको एक चीज, तरीके से ठीक है ओके विवेक जी दो तीन चीजों पे मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं, फिर मैं आदिश जी के पास जाऊंगा। कि आपने जो बात की, आपने कहा ठीक बात है, लोग आज के तारीख में
मीडिया को भी जो है तुरंत जो है उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं। गोदी मीडिया उन्हीं लोगों ने लगाया जो दरअसल मैं तो कहूंगा जिनको सोशल मीडिया पे लोग दलाल मीडिया कहते हैं, क्योंकि ये वही लोग थे जो 2014 से पहले देश में मंत्री तय करवाते थे कि भाई कौन मंत्री होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करके। सर मेरा कमेंट है, सर मेरा कमेंट है, सर मेरा कमेंट है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा सर, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ नहीं आप कह रहे हैं फिर भी किसी पत्रकार को मत कहिए। नहीं तो मैं सिर्फ नहीं आपने जैसे अरे सर जैसे आपने मैंने कहा मैं गोदी मीडिया नहीं कहता। सर जैसे बिल्कुल मैंने भी कहा, मैं भी इसमें यकीन नहीं करता सर, मैंने भी कहा सर मैंने भी सर एक मिनट आप सर मैंने एक मिनट सर आप क्यों परेशान सर मुझे अपनी मैंने भी कहा मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी पत्रकार को किसी खांचे में फिट करने का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो गोदी मीडिया कहते हैं दूसरी तरफ ये भी लोग कहते हैं, इसलिए ये डिबेट में मैं नहीं जाता और ये आप ठीक बात है सबको ठीक है। ओके सर एक मिनट सर, अब आप इसी डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, इसका मुझे लगता है जिक्र भी करना जो बेमानी है कि कौन सा मीडिया कौन बिक गया, कोई उधार लेगा किसी से तो वो बिकेगा ही बिकेगा, वो सब छोड़ दीजिए, मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं, सिर्फ यहां पर जो आपने जिक्र किया, इस फिल्म को अब दिखाने के लिए कौन कौन लोग लगे हैं मालूम है? इस फिल्म को मतलब जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा लेफ्ट संगठनों पर, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हैदराबाद में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके थोड़े बहुत संबंध जो हैं सिमी के साथ जो है एस्टैब्लिश कई खबरों में आ रहा है, अभी मैंने उस पर पड़ताल नहीं की इसलिए मैं पूरे पुख्ता तौर पर नहीं कह रहा हूं। तो जो लोग सिमी और ऐसे जो बैंड संगठन है उनका एजेंडा बढ़ा रहे थे वही इस फिल्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात आपने कहा ठीक बात है कि दंगे जो, मैं आपको सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूं कि गुजरात दंगों को लेकर 4274 केस दर्ज हुए थे, 4274, और इन केसों में 19,198 हिंदू जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया था, 19,000, 7,700 से ज्यादा कुछ मुस्लिम थे। तो पकड़ने वाले जो केस दर्ज हुए उसमें ज्यादातर हिंदू थे, लेकिन इन फैक्ट्स का, अब एक पत्रकार के तौर पर मैं बता रहा हूं, इन तमाम फैक्ट्स का बीबीसी की फिल्म में कोई जिक्र नहीं है। एक और फैक्ट का बीबीसी की फिल्म में जिक्र नहीं है, नानावटी कमीशन, जो नानावटी आयोग बनाया था, नरेंद्र मोदी की गुजरात की सरकार थी, उसने नानावटी कमीशन बनाया था। एक मिनट सर, नानावटी कमीशन देखने तो दीजिए, एक मिनट सर मेरी बात करने दीजिए। विवेक जी मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, विवेक जी मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं। विवेक जी नहीं, मुझे अपने फैक्ट्स रखने दीजिए ना सर, मुझे अपने फैक्ट्स रखने दीजिए। मैं नहीं, विवेक जी मेरा पहला सवाल तुहिन जी से था, इसको बैन करने की जरूरत क्या थी, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स भी जनता। एक मिनट विवेक जी, आप अधीर क्यों हो रहे हैं सर? मैं आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनता के बीच तथ्य रख रहा हूं। फैक्ट से क्यों भागना है किसी को? फैक्ट से नहीं भागना चाहिए ना। तो मैं जनता को ये फैक्ट्स बता रहा हूं कि दरअसल वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनसे बीबीसी भाग गई। अरे सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आवाज नीचे कर दीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, सबकी आवाज नीचे रखिए, देखिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता के बीच तथ्य रख रहा हूं, क्योंकि जब एक तरफा तथ्य होते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं, और बीबीसी वही खतरनाक काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बीबीसी को की फिल्म को दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं कि चलने देना चाहिए, ये मेरी निजी राय है, लेकिन वो सच भी तो सामने आना चाहिए कि जो इस बीबीसी की फिल्म में एजेंडा चलाया गया वो दर्शकों को जानने का हक है, देश को जानने का हक है। तो बाकायदा कितने केस दर्ज हुए, कितने हिंदू इसमें आरोपी थे, कितने हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया, ये सब बातें बीबीसी ने गायब कर दी। बीबीसी ने गोधरा को 2 लाइन में सिमटा दिया। और क्या किया? बीबीसी ने यह भी नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नानावटी कमीशन बनाया, और नानावटी कमीशन की जो था उसकी जांच के दायरे में खुद मुख्यमंत्री थे। यानी नरेंद्र मोदी ने जिस कमीशन को बनाया उस कमीशन की जांच के दायरे में खुद को भी रखा, जो हिंदुस्तान में जनरली होता नहीं है। तो ये सब चीजें बीबीसी ने गोल कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एजेंडा प्रोपेगेंडा झूठ का पुलिंदा है। आदित्य अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को दिखाने देना चाहिए? उसमें आपत्ति क्या? एक तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी इसके पक्ष में मतलब उस तरह से नहीं बोल रहा, किसी कारण से भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पत्रकारिता का काम है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट कोई अगर स्टोरी बनाते हैं, कोई न्यूज बनाते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो दोनों तरफ की बात जो असली है वो होनी चाहिए। और जब हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, उसके अंदर वो पिटीशन डिसमिस हो गई, फिर उसके बाद हिंदुस्तान का कानून को ना मानकर
और आज ये इशू नहीं था। क्वेश्चन ये है कि ये लेटेस्ट, अगर ये आज की बात होती, लेटेस्ट बात होती, ये इतने पुराने साल की बात आज ये कर रहे हैं, तो इसी कारण से कि ये माहौल खराब करने की, और इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, हमने लेटर लिखा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की तरफ से होम मिनिस्टर को, उसमें कहा कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में इसकी एसआईटी बिठाकर इंक्वायरी कराई जाए। देखिए आज ये जो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, मोदी जी यहाँ हिंदुस्तान में, तो कई एजेंसी जैसे कि वहां पाकिस्तान के एमपी ने ये इशू उठाया, तो ये माहौल को, हिंदुस्तान और यूके के रिलेशन को खराब करना चाहते हैं। वहां इंडियन ओरिजिन का एक प्राइम मिनिस्टर पहली बार बना है, उसके टाइम में ये चीज उठाकर, ताकि हिंदुस्तान और यूके के रिलेशन खराब हो, और यूके के प्राइम मिनिस्टर की भी पोजीशन खराब हो। परंतु यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एट दिस पर मूवमेंट उन्होंने आंसर दिया और उन्होंने डिनाई किया कि ये बात ठीक नहीं। लेकिन आदिश जी मेरा एक सवाल है। हालात में जब ये पता हो आदिश जी, तो इसका बैन करना जरूरी था और इंक्वायरी करनी जरूरी, ये पता चले कि बीबीसी के पास ये फंडिंग कहां से आई है। इंडिया के किसी आदमी ने करी है या पाकिस्तान के आदमियों ने करी है, क्योंकि बीबीसी कोई आप जैसा दूरदर्शन ये नहीं है कि जो सरकार का है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। They are raising funds, they are collecting funds for the purpose of spreading. Okay, ये आपने आदिश जी आपने इंपॉर्टेंट बिंदु रखा है कि इसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो क्या कोई फंडिंग कहीं से हो रही है, बीबीसी को किसी ने पैसा दिया है। और मैं आपको ये बता दूं, मैं सिर्फ जानकारी के तौर पर कुछ एक दो चीजें रख देता, फिर मेरा आपसे एक सवाल है जो विवेक जी ने उठाया था, मैं उस सवाल पर आऊंगा। अभी हाल में ये भी जानकारी सामने है, न्यूयॉर्क टाइम्स और जैसे अमेरिका के कई अखबारों में चीन की बड़ी फंडिंग हुई है, चीन ने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है अमेरिका के अखबारों में। तो क्या बीबीसी को भी फंड करने वाले जो जांच की बात आदिश जी कर रहे हैं, वो जांच की बात भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी उठ रही है। ब्रिटेन में पिटीशन लगी है और कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ये कि बीबीसी जो है प्रोपेगेंडा पत्रकारिता कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ब्रिटेन में आवाजें उठ रही है। लेकिन विवेक जी जो कह रहे हैं, आदिश जी मैं वो जानना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि भाई जैसे उन्होंने बाबरी ढांचे का जिक्र किया कि वो तो गिरा था, कुछ सामने नहीं आया, कोर्ट में अदालत में सामने नहीं, उसी तरह से गुजरात के दंगों को लेकर भी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर इंसाफ कहीं से लगता है कि नहीं हुआ, अदालत में चीजें नहीं गई, तो फिर उसको उठाएं, तो उसमें हर्ज क्या है? ये अदालत में हर चीज गई है, हर तरीके से एसआईटी बनी, नानावती कमीशन बना, वहां के हाई कोर्ट और ये ट्रायल कोर्ट और सारी जगह ये मामले गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, रिव्यू पेटिशन डली, और जब बार बार इस तरीके की गलत पेटिशन डाले उस पर कॉस्ट लगी जो कंप्लेनेंट पे। तो आप हिंदुस्तान में रह के, हम हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक को अगर हम ये कहते हैं, अगर वहां पर विश्वास, तो आप समझते हो कि बीबीसी डिसाइड कर देगा, बीबीसी न्याय दिला देगा? ये बीबीसी का पर्पस न्याय दिलाना नहीं, ना इससे किसी को न्याय, आर्टिकल से कोई न्याय नहीं मिलता है, और यहां पर माहौल खराब करने का। क्योंकि जैसे अपने भाजपा के इन्होंने बोला कि ये इलेक्शन के टाइम ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। इस तरीके की माहौल खराब सरकार कभी नहीं होने देती। चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार या और कोई सरकार हो, ठीक है, क्योंकि उनको देश चलाना होता, माहौल, गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर होती है। मैं एक छोटा सा जी सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि सवाल यह है कि इस फिल्म को, क्योंकि लेफ्ट के कई स्टूडेंट विंग जो हैं वो इस फिल्म को दिखाने के लिए कई जगह इसको दिखाया भी जा रहा है, स्क्रीनिंग भी की जा रही है, तो क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन है या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत है कि भाई नरेंद्र मोदी को बदनाम तो करना है, भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया? इस पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद।
ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Langon pe Spartadan pe gel kapi Sondo soso jani sercen Naso sespetski talpi Rikshum çösluk soso inna Kragar yulir gyutin Gel kapıçento Spartadan perivai Ladawi maskuni Nina solvamos lami Yagarame geldan Tuz Günstan polusi Ricardo Sunçadan Bundesbejik yuri Yagara megaldan Tuz Günstan polusi Ricardo Sunçadan Bundesbejik yuri दोस्तों आप देख रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो गुजरात दंगों पर आई, वो एजेंडा, प्रोपेगेंडा या झूठ का पुलिंदा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी से, विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं सीपीआई की तरफ से, आदिश अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट। मैंने कांग्रेस को भी बुलाया था लेकिन कांग्रेस ने इस डिबेट से किनारा कर लिया। तो इन जल्दी से जो विवेक जी ने कहा, मैं जल्दी अब विवेक जी और आपके छोटे जल्दी कमेंट लूंगा, समय कम है ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इन जी जल्दी से मैं जानना चाहूँगा, विवेक जी कह रहे हैं कि भाई आपने जो है मतलब एक तरह से जब इसको बैन लगा के आप जो है अपनी कॉन्शियस जो है उसको लेकर के आपने जो है सवाल उठा दिए बीजेपी की। अशोक जी, पुरानी गीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युग में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक आउटरीच कर रहे हैं कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमें एक तरह से उनके जीवन को छूना चाहिए। तो आप सोचिए क्या मंशा रही होगी उन लोगों की जिन्होंने ये वीडियो निकाला, ये डॉक्यूमेंट्री निकाला, और उन लोगों की जो आज इस ब्लॉकेज के विरुद्ध जाकर इसको बार बार जो है कैंपसेस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने जख्म देखिए, जख्म दोनों साइड के हैं। मैं दोबारा आपके शो में ये कह रहा हूं, और आपने बहुत सही तरीके से आंकड़े भी दिखाए। यहां मतलब हिंदू, अगर मुसलमान 790
मरे थे तो हिंदू भी 244 मरे थे। लेकिन पुराने जख्मों को इस तरह से कुरेद कर और ऐसी शरारतपूर्ण मंशा से कुरेद कर देश का कभी भला नहीं हो सकता। और जो ये कर रहा है, भले वो महुआ मित्रा हो, भले वो कांग्रेस के नेतागण हो, कैंपस में इसको जाकर दिखाना चाहते हैं, उनकी मंशा सही नहीं है, वो देश में शांति नहीं चाहते। ओके, विवेक जी, मंशा क्या है इस फिल्म को, जब आप कि क्या मतलब, इसलिए कि आप अभिव्यक्ति की आजादी। सर मेरा सवाल ले लीजिए, अगर इतिहास, मेरा सवाल ले लीजिए सर प्लीज। मैंने कहा कि मंशा जो है इस फिल्म को लेकर के, जब जगह जगह जब स्टूडेंट विंग जा रहे हैं आपको, तो मंशा क्या अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में है या फिर आपको नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करना है? नहीं, नरेंद्र मोदी का अभिव्यक्ति की आजादी है भाई। फिल्म सिटी के अंदर गोदी मीडिया के इतने चैनल चल रहे हैं नोएडा के अंदर, देखिए तो हमने तो अभी तक शुरू में एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो उनको भी बैन करिए। फिर आप सिलेक्टिव क्यों हैं? हम कह रहे हैं सबको, जो पत्रकार है उसको इंडिपेंडेंस दीजिए। ये हम कह रहे हैं, हर चैनल को इंडिपेंडेंस दीजिए। दूसरी बात तो तुहीन ने बोला, उसका सुन लीजिए उत्तर। अगर भाई आप कह रहे हैं कि इतिहास को मत कुरे दो, तो कश्मीर फाइल्स का प्रोपोगेंडा प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया? आप मुझे बताइए। विवेक अग्निहोत्री ने क्यों बोला अगली फिल्म बनेगी 1984 पर और बीजेपी प्रमोट करेगी? ये क्या है साहब? फिर दोहरा मापदंड। देखिए, गलत बात है ना कि नहीं करेगी, आपको सूट नहीं करेगी, उसको हम बैन करेंगे। ओके, विवेक जी अगले सवाल की, विवेक जी आपसे ही अगला सवाल करूंगा, लेकिन एक बात छोटी सी कमेंट। अभी तक आप कह रहे थे लेबल किसी को नहीं करना, अभी आपने नोएडा से चलने वाले चैनलों को गोदी मीडिया कह दिया। नहीं सर सुन लीजिए, सर सुनिए, सर मैं नहीं चिल्लाना चाहता सर, प्लीज विवेक जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता प्लीज, बड़े प्यार से। लेकिन आपने अभी कह दिया कि गोदी मीडिया नोएडा से चलते हैं, तो उससे लगता है सर तो हाँ, उससे ये लगता है कि आप भी बायस हैं, आप गोदी मीडिया के खिलाफ तो है लेकिन दलाल मीडिया के साथ में खड़े हैं, तो ये थोड़ा सा इसलिए लगता है, इसलिए लगता है कि आप भी बायस हो गए। लेकिन मेरा अब अगला सवाल छोड़ दीजिए, मीडिया पे डिबेट नहीं है, छोड़ दीजिए सर, मीडिया पे डिबेट नहीं है सर, छोड़ दीजिए, मीडिया पे डिबेट नहीं है। मेरा सवाल आपने कहा अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे पूछना है, क्या अभी गोडसे के ऊपर एक फिल्म आ रही है और उसको लेकर के कई लोग कह रहे हैं उसको बैन कर देना चाहिए, आप उसके पक्ष में भी है कि उसको बैन नहीं करना चाहिए, आनी चाहिए? नहीं, देखिए अब मैं बड़े क्लियरली आपको एक बात बोलता हूं, दोहरापन कहां पे आता है? सर प्लीज, एक मठ में सर प्लीज विजय, अरे सुनिए विवेक जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है, विवेक जी बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या आप गोडसे पर जो फिल्म आ रही है जिसको असदुद्दीन ओवैसी एक सांसद कह रहे हैं बैन करना चाहिए, आपको लगता है अभिव्यक्ति की आजादी उनको भी है, उस फिल्मकार को भी है, फिल्म पर बैन लगाना गलत होगा? नहीं, गोडसे के ऊपर ऑलरेडी लिटरेचर है, गोडसे पे ऑलरेडी चल रहे हैं, थिएटर चल रहा है सर, आप कहां हैं? सर मैं कह रहा हूं मांग करिए सर मांग करिए सर, एक सांसद ने सर, तो आप गोडसे फिल्म पर प्रतिबंध का विरोध करते हैं ना? आप गोडसे फिल्म पर प्रतिबंध का विरोध करते हैं? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहां चले गए सर, आप कहां चले गए? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहा हूं सर, मैं सीधा पूछ रहा हूं, गोडसे के ऊपर फिल्म पर प्रतिबंध का आप विरोध करते हैं ना? भाई प्रतिबंध कहां है? गोडसे का, अरे प्रतिबंध की मांग हुई है, उसके खिलाफ बोल दीजिए एक बार। अच्छा मुझे बता दीजिए, अच्छा सर चलिए इस सवाल का जवाब मुश्किल हो सकता है सर, इस सवाल का जवाब थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, जो दूसरा एक सवाल पूछ लेता हूं क्या सर अच्छा सर एक छोटा, सर जल्दी से एक छोटा सा सवाल क्या आपकी स्टूडेंट विंग ने सैटेनिक वर्सेस को लेकर के कोई प्रदर्शन किया था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और सैटेनिक वर्सेस को कहीं जाके पढ़ा जाए और इसके चैप्टर जो है वहां पर इसको पढ़ा जाए पब्लिक के बीच, क्योंकि इस पर प्रतिबंध गलत है? मेरी जानकारी में नहीं, आपने किया था क्या? अब मैं आपको दो चीजें बोल देता हूं। नहीं, आप सुन लीजिए, सैटेनिक वर्सेस को भी बोल देता हूं। एक तो दोहरा मापदंड यह है, यहां पे अगर एक हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। तो इन जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, मैं क्या मानूं? बोल देगा तो एफआईआर करते। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, मैं क्या मानूं? आपको शायद मालूम अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार, अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार सवालों से भाग जाते हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सज्जाद जहीर को मुझे पाकिस्तान 20 भेजा था, सेकंड वहां दीजिए। वो जाकर के कम्युनिस्टों को सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने देश में आपातकाल का भी समर्थन किया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल, इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था, इसी कम्युनिस्ट सीपीआई ने आपातकाल का समर्थन किया था। तो इन जी देखिए, मैं 20 सेकंड लूंगा। इन्होंने पूछा कि कश्मीर फाइल्स का हम समर्थन क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 साल से गुजरात को लेकर तो आप 20 साल से अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन कश्मीर पंडितों का सच आज तक सामने नहीं आया था। बल्कि और तो और यासीन मलिक जो मुख्य तौर पर उसके लिए जिम्मेवार थे, उसके साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उठते बैठे। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि एक फाइनल क्लोजर के लिए एक ऐसी फिल्म बनी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बार बार उसी चीज को दोहराया जाए। ओके विषय पे आदिश जी, आपको लगता है कि ये जो है अभिव्यक्ति की आजादी तो संविधान सबको देता है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि फिल्म को जो है, आपने पहले ही कहा कि इस फिल्म को आप प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या ये संविधान की भावना के खिलाफ नहीं होगा? देखिए, जहां नहीं, सवाल ये कि इसका पर्पज है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, समाज को बांटना, इसलिए इसका बैन करना जायज है। और जहां है कश्मीर फाइल का मामला, कश्मीरियों का कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई कमीशन, कोई ट्रिब्यूनल कोई नहीं बने थे, ये सुप्रीम कोर्ट तक कोई मामला नहीं गया था। परंतु बेटर ये होता, वो भी दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा हमारे समाज में थोड़ा सा बंटवारा या मन मुटाव होने के चांसेस रहते थे। ओके। परंतु उसमें यहाँ तो जो ये वाली मोदी जी के ऊपर जो बीबीसी ने बनाई, एक फॉरेन एजेंसी ने बनाई है, और उनका पर्पज मैंने आपको बताया कि ये है क्योंकि वो इंटरनेशनल, क्योंकि इंडिया सक्सेसफुल रहा है कोविड में भी और हर चीज में, तो जो फॉरेन की जो हमारे से जलते हैं वो फोर्सेस, वो इसको यहाँ बंटवारा, एक यहाँ खून खराबा हो, ये पर्पज था। परंतु उसके अंदर भी मन मुटाव थोड़ा सा, जो टेररिस्ट जो सपोर्ट करने वाले थे, उनके मन में थोड़ा सा रंजिश आती थी वो कश्मीर फाइल देखने पे, और दिखाना कोई जरूरी नहीं था और कोई वो फाइनल हुआ नहीं था, इसलिए वो जायज था। सवाल है कि कश्मीर फाइल और जो है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, इनका कोई पैरेलल नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत में चुनाव आए हैं तो इसलिए आपको भारत में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाने की, और जबकि आपकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, तो वो आज़ादी तो किसी को नहीं दी जा सकती। मैंने कहा कि फिल्म पर बैन लगे ना लगे, इसको लेकर फिल्म के बैन का कोई समर्थन मैं तो नहीं करूंगा, पर्सनली नहीं करूंगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये झूठी है, ये प्रोपेगेंडा है, बीबीसी का एजेंडा है। वो बीबीसी जो अजमल कसाब को, एक आतंकवादी को गनमैन कहता है, अपने यहां जो अपने देश में जो आतंकी को आतंकी कहता है, भारत के आतंकी को गनमैन कहता है, आतंकियों को ग्लोरीफाई करता है, वो बीबीसी जो भारत को लेकर एक जो ऐसी एक नफरत भरी सोच रखता है, कश्मीर को लेकर जो फेक न्यूज फैलाता है, उसको भारत में नफरत फैलाने की आजादी नहीं दी जा सकती। अब यह जांच का विषय कि इस फिल्म की फंडिंग किसने करी, ये तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, जो अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार इस देश में है, जो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी बीबीसी को मिलनी चाहिए और फिल्म दिखानी चाहिए, वो अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार तब कहां थे जब ब्रिटेन के, भारतीय मूल के ब्रिटेन के एक लेखक ने सैटेनिक वर्सेस किताब लिखी थी, और वो किताब उन्होंने ब्रिटेन में लिखी थी, और दंगे भारत में भड़के थे, और बिना भारत में वो किताब आए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी के ठेकेदार तब कहां थे, ये बात सोचिएगा, और बीबीसी के एजेंडे पर नजर रखिएगा। अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी 2024 तक बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और भारत की प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऐसे बहुत सा झूठा फेक प्रोपेगेंडा लेकर आएंगी। नजर रखिएगा और इनको जरा देखिएगा किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार।